सभी साथियों को राम राम। S4PSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। HSSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए जो हमारा बैच स्टार्ट हो रखा है उसका आज तीसरा भाग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 5 ईयर के जो PYQ क्वेश्चन पेपर आज तक लिए गए हैं HSSC के द्वारा उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका तीसरा भाग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आपको वो दोनों पार्ट्स देखने चाहिए। अगर आप HSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज डेफिनेटली आपके लिए जो है बेनिफिट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो सेशन को शुरू कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है। तो किस शहर को कहा जाता है, तो जींद जिले को जो है, जींद शहर को जो है हरियाणा का दिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य में पड़ता है भाई, ठीक है। हरियाणा राज्य के मध्य में पड़ता है जींद। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, ठीक है। हरियाणा का जो उत्तरी राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, यमुनानगर हो जाएगा, ठीक है। और पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा हरियाणा का, पश्चिमी राज्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी सिरसा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो गया, पूर्वी बात करें तो पूर्वी कौन सा हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा ये यमुनानगर आएगा पूर्वी, ठीक है, यमुनानगर। वो ऊपर पंचकूला आ जाएगा, ठीक है, हो जाता है यार कई बार, यहाँ पंचकूला आ जाएगा। और कौन सा रह गया, और रह गया दक्षिणी, ठीक है। दक्षिणी जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, ये मेवात हो जाएगा, जिसको अब नूह के नाम से जाना जाता है। ये भी आप याद रखना, मेवात का नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, नूह कर दिया गया है, ठीक है। ये सारे जो लोकेशन है आपको याद रखने हैं, व्याख्या में भी यहाँ पे दिए गए हैं। उत्तर में पंचकूला है और दक्षिण में मेवात है, पूर्व में यमुनानगर है और पश्चिम में जो है सिरसा है, ठीक है। ये ट्रिक कोई खास नहीं है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं इसको, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हरियाणा का राज्य वृक्ष पूछा गया है और अभी अगर आप CET एग्जाम दे के आए हैं ना 26-27 वाला, उसमें क्या पूछा गया था, राजकीय वृक्ष पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे ये कह देते हैं कि यार ये तो लो लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन भाई बेशक लो लेवल के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ पे इस चैनल के ऊपर जितना भी कंटेंट आपके सामने रखा जाएगा ना, वो सारा या तो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है या फिर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। कोई भी ऐसा कंटेंट आपके सामने नहीं लाया जाएगा जो इरिलेवेंट हो और जिसका जो है एग्ज़ाम से कोई भी कनेक्शन ना हो। तो यू डोंट वरी, जो भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। राजकीय वृक्ष पूछा गया था जो कि हरियाणा का क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, ठीक है। अब राजकीय पक्षी पूछा गया तो राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, काला हिरण हो जाएगा। राजकीय पशु की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, राजकीय पशु की बात करूं तो काला हिरण हो जाएगा, ठीक है, काला हिरण हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी जो है आप याद रखेंगे। व्याख्या में ये देखो, व्याख्या में जो है मैंने डिटेल से लिख दी है। जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना हरियाणा के, ये यहाँ पे लिख दिए है। जैसे कि राज्य पक्षी की बात करें तो काला तीतर हो जाएगा, राज्य पशु की बात करूँ तो काला हिरण हो जाएगा, वृक्ष की बात करूँ तो पीपल हो जाएगा और पुष्प की बात करूँ तो कमल हो जाएगा। ये इनके जो है साइंटिफिक नाम भी याद रखना भाई, ठीक है। ब्लैक फ्रैंकोलिन, कई बार जो है काला तीतर ना देके हिंदी में लिख देता है ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है। ये भी इसीलिए मैंने लिखा है ताकि आपको याद रहे। काला हिरण ना देके ब्लैक बग आपको दे सकता है, पीपल ठीक है, और उसके बाद कमल का लोटस, ठीक है। तो ये दोनों नाम भी जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आइए ज्योग्राफी को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो हरियाणा की जलवायु क्या है, शीतोष्णीय प्रकार की है, नहीं भाई। अल्पाद्र उपोष्णीय प्रकार की है, उपोष्ण यानी कि गर्मी की प्रकार की है, ना भाई। महाद्वीपीय प्रकार की है, ना भाई। तो क्या हो जाएगा, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्या होता है हरियाणा में, क्या होता है, जो गर्मी है ना, गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सबसे ज़्यादा गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी हरियाणा के अंदर ही पड़ती है, ठीक है। और सर्दियों में भी सबसे ज़्यादा जो सर्दी है वो हरियाणा के अंदर ही पड़ती है। इसीलिए ये जो है महाद्वीपीय प्रकार की है, ठीक है। उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार जो है हरियाणा की जलवायु है, ये जल्दी ही ठंडी हो जाती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है। इसीलिए जो है उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जो है हरियाणा की जलवायु हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक जो है सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया है भाई, इसको व्याख्या को भी पढ़ लेना आप, ठीक है।
इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये हिसार में हो जाएगा। ठीक है, ब्लू बर्ड लेक, ब्लू बर्ड लेक, ठीक है, ये हिसार के अंदर है। करनाल के अंदर कौन सी झील है, करनाल के अंदर कर्ण झील है। ठीक है, उसके बाद फरीदाबाद में कौन सी झील है, बड़खल झील है। ठीक है, तो ये तीनों की लोकेशन भी आप याद रखना, बड़खल फरीदाबाद में है, करनाल कर्ण झील करनाल के अंदर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, 5 में बोला गया हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो सर्वाधिक, और दूसरा सबसे कम। सबसे कम की बात करूं तो कहां पर होती है, हरियाणा के सिरसा जिला जो कि पश्चिमी है ना हरियाणा का, इस जिला के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा की बात करूं तो अंबाला के अंदर होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा में कहां पर होती है, अंबाला के अंदर होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर होगी काफी अच्छे तरीके से जो है आपको समझ आ रहा होगा। तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना प्लीज, मेरे लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 50 व्यू आ रहे हैं या फिर 50 के व्यूज आ रहे हैं, बस इतना कर देना 50 व्यूज आ रहे हैं ना, तो सिर्फ आप 50 लाइक्स कर देना, इनफ है मेरे लिए। ठीक है, बस 50 लाइक्स कर देना। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये यहाँ पे लिखा गया व्याख्या आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके जो है इन फ्यूचर के लिए यहाँ पे ये शॉर्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने इसीलिए ऐड की है ताकि आप लॉन्ग टाइम तक ये नोट्स अगर आपके साथ रहें तो लॉन्ग टाइम तक जो है आप कभी भी जो है इन चीज़ों को वन लाइनर ये पॉइंट्स है ना, इनको हमेशा याद रख सको ये। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी पूछा था। ठीक है, अगर आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट को जो है डेली फॉलोअप करते हैं, जिसके अंदर सुबह 7 AM पर मैं डेली एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, तो उसमें जरूर भाग लीजिए कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन की तैयारी भी होती रहेगी। और टेलीग्राम हमारा चैनल जो है आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी टेलीग्राम पर भी बहुत जल्दी जो है मैं क्विज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये कैथल के अंदर अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई थी। तो स्थायी लोक अदालत की जो स्थापना है 7 अगस्त 1998 को की गई थी। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 7 अगस्त 1998 को जो है ये पहली हरियाणा के अंदर जो पहली स्थायी लोक अदालत थी ना, उसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, तो यहाँ से भी जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये इंस्टाग्राम पेज है और ये फेसबुक पेज है, इनको भी प्लीज़ आप जो है फॉलोअप कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका व्याख्या दिया गया है, इसको भी जो है आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय जो है 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती। तो ये क्या पूछा गया है भाई, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं क्वेश्चन में ही आपको याद रखना है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में 4 समिति दी गई है, इनमें से कौन सी समिति जो है पंचायत समिति द्वारा जो है नियुक्त नहीं की जाती। मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ बताऊंगा कौन कौन सी जो है, एक तो पंचायत समिति बताऊंगा और दूसरी क्या बताऊंगा, जिला परिषद जिला समिति। ठीक है, इन दोनों के द्वारा कौन कौन सी समितियां बनाई जाती हैं उनको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर में भी जो है ये चीज़ें पूछी जा सकती है। अब आपको याद रखना हरियाणा में जो पंचायती राज है वो कब लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को जो है भारत में माफ़ कीजिएगा हरियाणा में जो है ये पंचायती राज का गठन किया गया था। और संविधान संशोधन कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन था 1992 वाला। ठीक है, 73वां संशोधन 1992 को। ठीक है, ये दोनों डेट से याद रखना, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछ सका है। ठीक है, पंचायती राज का गठन कब हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को, और कौन सा संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। अब समितियां देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखो मैंने एक एक करके सारी समितियां लिख दी है। पंचायत समिति जो है कौन कौन सी समितियां बनाती है, तो पंचायत जो समिति है
एक्ट 1994 चैप्टर 10 के तहत जो है कौन कौन सी समितियां बनाती है? पंचायत समिति की बात हो रही है, सामान्य समिति बनाती है, वित्त लेखा परीक्षा एवं योजना समिति बनाती है, सामाजिक न्याय समिति बनाती है। ये 3 समितियां जो है पंचायत समिति बनाती है। आइए अब जिला परिषद को देख लेते हैं, जिला परिषद क्या क्या बनाता है। तो जिला परिषद जो है सामान्य समिति बनाती है, वित्त लेखा परीक्षा एवं योजना समिति बनाती है, सामाजिक न्याय समिति बनाती है और स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति बनाती है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, ये चीजें जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कॉलम फर्स्ट को जो है कॉलम सेकंड से हमें मैच करना है। यहाँ पे जो है कुछ नाम दिए गए हैं, प्राचीन नाम दिए गए हैं और यहाँ पे जो है जिलों के वास्तविक नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कानोड़ किसका प्राचीन नाम था? तो ये महेंद्रगढ़ का हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। सेकंड का डी हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा। तो देखो किस में है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड का डी ढूंढो। सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी, सेकंड डी, ये रहा। एक से ही क्वेश्चन जो है हल हो गया थे। ठीक है, ऐसे भी जो है आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब आपको कुछ मैच करने की जरूरत नहीं है, सेकंड का डी देखो और किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो आपको और देखने की जरूरत नहीं है, इसी के हिसाब से आप मिलाना ना। कपिस्थल का जो है कैथल हो जाएगा, पांडुप्रस्थ का जो है पानीपत हो जाएगा। बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया साइरेक्स, साइरस का हो जाएगा सिरसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला गया चोप हरियाणा में निर्मित शाल का एक रूप है। एक आएगा भाई, ये शाल का एक रूप है। ये जो चोप होता है ना, चोप, ये एक शाल का प्रकार है। तो ये तो बात कथन सही है भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। शाल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। ये कथन भी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन जो है करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 100 दिया ही नहीं हुआ, अच्छा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो 1 और 2 जो है दोनों इसके अंदर सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? 1947 में किया गया था। आज़ादी के तुरंत बाद जो है 1947 में बड़खल झील का जो है निर्माण किया गया था। और ये झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ये झील कहाँ पर अवस्थित है? फरीदाबाद के अंदर अवस्थित हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ी सी जो है क्या है? कंफ्यूजन है। ठीक है, कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? आइए इसी को दूर करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन क्या है? इसमें क्या पूछा गया? 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उसका राज सिंहासन, सिंहासन आएगा ये राज सिंहासन। ठीक है, ये राज सिंहासन किसे मिला? ठीक है, राज सिंहासन किसे मिला? आपको ऑफिशियल आंसर एचएसएससी ने जो आंसर माना है ना, वो नजफ खान माना है। लेकिन इसका आंसर क्या है? जाबिद खान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? आइए इस पे चर्चा करते हैं। जो ये जाबिद खान था ना, जाबिद खान, ये नजीब उद दौला, नजीब उद दौला, इसका वास्तविक उत्तराधिकारी था। ठीक है, लेकिन ये जो ये था, क्या नाम है इसका? नजफ खान। ये कौन था? इसको एक सेकंड, इसको जो है दिल्ली सल्तनत ने सिंहासन पर बिठाया था। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रखना भाई। जाबिद खान और नजफ खान दोनों ही आंसर जो है ठीक है, लेकिन एचएसएससी का भाई कोई पता नहीं क्या बात मान ले। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, कुछ भी जो है उन्होंने एक्चुअल में नहीं बताया कि भाई एग्जैक्ट, जिससे पता चल सके आंसर क्या है। लेकिन हम इस आंसर को कैसे जो है वेरीफाई कर सकते हैं? उन्होंने क्या कहा है? मृत्यु के बाद राज सिंहासन किसे मिला? तो किसे मिला भाई? कौन बैठा? नजफ खान ही बैठा था लास्ट में। वैसे उत्तराधिकारी कौन था? जाबिद खान था, क्योंकि जाबिद खान जो था वो नजीब उद दौला का रियल पुत्र था। ठीक है, बेटा था जाबिद खान उसका नजीब उद दौला का। वैसे हक तो जाबिद खान का बनता था, लेकिन सिंहासन पर कौन बैठा था? सिंहासन पर नजफ खान बैठा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। माइनर सा जो है
डिफरेंस है, लेकिन दोनों डिफरेंस आप याद रखना। कई बार क्या है कि आप अगली बार नजफ खान नाजे और जाबिद खान जो है आंसर में दे दे, इस तरीके से जो है आपको ये याद रखना है। व्याख्या में भी जो है डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रख लेना। यहाँ पे देखो लिखा गया ना वर्डिंग, निजी उत्तराधिकारी मिले तो आपको जाबिद खान करना है, और दिल्ली द्वारा गद्दी पर बैठाया गया तो आपको नजफ खान करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना, उसके हिसाब से सारी डिटेल यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट वही लिखी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इस वीडियो सीरीज को और इस बैच को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हरियाणा पुलिस या फिर HSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मिनिमम मैं आपको यहाँ पे कितना कवर करवा दूंगा, 60 मार्क्स का जो है मिनिमम मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। बचे मैथ और रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इसके अंदर भी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला ना, तो अंत में मैं आपको मैथ और रीजनिंग की भी क्लास जो है वेरीफाइड टीचर से जो है वो लगवा दूंगा। ठीक है, बस आप मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बनाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इजी है। शिव और पार्वती को समर्पित कौन सा नृत्य रूप है? तो ये गणगौर नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया छाज आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो माथे पर पहना जाता है। ठीक है, माथे पर पहना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नीचे मैंने एक लिस्ट दी है कौन कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये देख लेना आराम से। ठीक है, तो ये जो छाज आभूषण है ये माथे पर पहना जाता है। नथ जो होती है वो नाक के अंदर पहनी जाती है। कंठला या फिर हंसर जो है गले में पहना जाता है। हाथ फूल, पांची या फिर चूड़ियाँ हाथ कलाई में। टंगड़ी या करधनी कमर में। पाजेब पायल पैरों में। झुमके कुंडल कानों में। टीका मांग टीका माथे पर, और बाजूबंद जो है बाजुओं ऊपरी बाहों पर पहनी जाती है। तो ये जो मेन जो आभूषण थे ना स्त्रियों के द्वारा या फिर पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। एक बार जो है आप यहाँ से देख लेना, यहीं से पूछ लेता है कई बार। ठीक है, ज़्यादा डीपली में नहीं जाता। बाकी जब हम हरियाणा जी के आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा मेरे को, तो डेफिनेटली आपके लिए मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ साथ जो आपको हरियाणा जीके होगी ना टॉपिक वाइज, जैसे कि एक टॉपिक होगा आभूषण का, उसमें हम सारे आभूषण देख लेंगे हरियाणा के। ठीक है, एक टॉपिक रहेगा हमारा, क्या रहेगा हमारा रहेगा एक टॉपिक क्या रहेगा, जैसे कि मिट्टी रहेगा, हरियाणा की मिट्टी। ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज जो है हम हरियाणा जीके कवर करते चलेंगे। उसके बाद MCQ लगाएंगे, कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं आपका। टारगेट 25 में से 25 लेके आएंगे हम हरियाणा जीके में से। ठीक है, हरियाणा पुलिस फोकस है ये मेरा बैच कंप्लीट। बस जो बच्चा सीरियसली है, डेडिकेशन है, हार्डवर्क कर सकता है, बस ये मेरा बैच देख लो अंत तक। डेफिनेटली रिजल्ट आपको जो है एग्जाम के बाद खुद आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, 15 जो कि हैशटैग करंट अफेयर से पूछा गया है। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास भी मैं हरियाणा करंट अफेयर की बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। वीकली करंट अफेयर हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये 2020-21 का जो अनुसार है वो पूछा गया। आपको 2020-21 का नहीं पूछा जाएगा, वर्तमान में आपसे 2025-26 वाला पूछा जाएगा। अभी जो एग्जाम होंगे ना सितंबर के बाद, जो भी CT मेंस होगा, ग्रुप डी होगा या फिर हरियाणा पुलिस होगा, जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर 2025-26 वाले ही डाटा जो है आपसे पूछा जाएगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है, तो ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 कोषागार थे। ठीक है, 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार हरियाणा में 23 जो है स्तरीय जिला स्तरीय जो है कोषागार थे। अभी अपडेट हो गई होंगी, नहीं हुआ तो एक बार आप देख लेना। बाकी 2024-25 या फिर 25-26 वाला आप डाटा जरूर देखेंगे। ठीक है, वो वीडियो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके नियर बाई एग्जाम के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में क्या बोला गया, 16 में बोला गया हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 2020 में की गई थी। ठीक है, कहाँ गया 2020, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की जो शुरुआत है ये 2020 में की गई थी। डोंट वरी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों में व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। तो ये जितने जो क्वेश्चन जहाँ पे व्याख्या देनी इंपॉर्टेंट है ना, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल ही जो स्टैटिक है भाई, उनमें से क्या निकालोगे आप बताओ। अब ये क्वेश्चन देखो, हरियाणा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन योजना कब शुरू, अब इसकी व्याख्या देखेंगे वहाँ पे भी यही लाइन लिखी मिलेगी। अब वही लाइन दोबारा लिखूँ तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होएगा। ठीक है ना, तो जिस क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर मैं जरूर आपको व्याख्या जरूर मैंशन करूँगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया था? तो 5569 गांवों को जो है जोड़ा गया था। ये जनवरी 2022 का डाटा है भाई। अभी 2025 में भी आप देख लेना, ऐसी जो रिपोर्ट्स आती है ना, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। करंट अफेयर में ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं जो है ऐड करने वाला हूँ हमारे वीकली करंट अफेयर के अंदर, तो उस सेशन को भी आप मिस मत कीजिएगा। संडे को रखेंगे हम, ठीक है, संडे को हम वीकली करंट अफेयर रखेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और ये जो करंट अफेयर, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, क्वेश्चन नंबर 17 वाला, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया, क्योंकि जनवरी 2022 में जो है ऐसी एक रिपोर्ट या फिर ऐसी एक न्यूज़ आई होगी, वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया है HSSC के द्वारा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में भी जो है ये उपभोक्ताओं की कुल संख्या पूछी है 2021-22 तक। तो हरियाणा में जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, इनकी कुल संख्या कितनी है 2021-22 तक? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। और 19 में बोला गया हरियाणा राज्य के बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया है? तो कितना किया गया है? 14.2%। यू डोंट वरी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों का वीडियो क्या क्या दूंगा आपको? जो है एक तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेंगे? MCQ मिलेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम से पहले दोनों वीडियो दे दूंगा, ये उससे बाहर नहीं जाएगा, उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यू डोंट वरी, बस आप अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। साईं राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ कब वर्ष हुआ? 2017 में हुआ। और साईं इंडिया की स्थापना कब हुई? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, 1984 में हुई थी, ठीक है। ये इंडिया वाला भी याद रखना भाई, 1984 में हुई थी, ठीक है। नीचे लिखा भी होगा, ये देखो, ये लिखा, साईं नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी की रोहतक का औपचारिक शुभारंभ जो है 2017 को हुआ था, ठीक है, ठीक है। और ये जो खेल राज्य मंत्री थे उस समय के विजय गोयल ने जो है इस अकादमी का उद्घाटन किया था। अब भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करें तो साईं की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1984 को हुई थी, ठीक है। ये दोनों डेट्स आप याद रखना भाई। साईं जो भारत वाला है उसकी भी डेट याद रखना, 1984 को जो है साईं की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री प्रदान किया गया है? तो ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 में ही क्वेश्चन पेपर लिया गया था, क्वेश्चन मतलब एग्जाम हुआ था, उसी से रिलेटेड 2022 में पद्मश्री दिए गए थे, तो वहां से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। डोंट वरी, अभी जो है 2025 के पद्म पुरस्कार दे दिए गए हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कार जो है 2025 के दे दिए गए हैं। मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, डोंट वरी। उस वीडियो को जो है मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, अभी नहीं करूंगा, कुछ टाइम के बाद करूंगा। अगर फिर भी आपको अभी वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, स्टैटिक जीके RRB NTPC 2025 नाम से मिलेगा। उसके अंदर जो है 12 टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। उसमें एक टॉपिक मिलेगा ये आपको पद्म पुरस्कार 2025 वाला, ये टॉपिक कर लेना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी उसका है पद्म पुरस्कारों का, वो मैंने वहाँ पे जो है कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुमित अंतिल को जो है 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। और हमारा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा भारत रत्न। ये भाई याद रखना, ये भारत का सर्वोच्च पहले नंबर पर जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। एक चीज और याद रखना, भारत रत्न से आप क्या याद रखेंगे? भारत रत्न प्लस पद्म विभूषण। इन दोनों की शुरुआत कब हुई थी? तो इन दोनों की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को जो है इन दोनों की शुरुआत हुई थी। ये डेट भी जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? तो ये हरियाणा की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सीमा पूनिया अंतिल। ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है और सोनीपत में डिस्ट्रिक्ट गांव है खेवड़ा गांव से जो है ये बिलोंग करती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये यहाँ पे भी देख लेना, थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने लिख दी है। सीमा अंतिल का जन्म जो है हरियाणा के सोनीपत जिले के खेवड़ा गांव में हुआ था
और इनका खेल करियर 11 साल की उम्र में एक बाधा दौड़ और लंबी कूद खिलाड़ी के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने डिस्कस थ्रो में कदम रखा और 2020 में सैंटियागो में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्हें मिलेनियम चाइल्ड उपनाम मिला। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले सीमा अंतिल, जन्म कहाँ हुआ? सोनीपत जिले के खेवड़ा गाँव में हुआ, ठीक है। कौन सा खेल खेलती हैं? डिस्कस थ्रो खेल खेलती हैं। 2000 में सैंटियागो में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इनका उपनाम क्या है? इनका उपनेम मिलेनियम चाइल्ड उपनाम इनका है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे गोल्डन गर्ल नाम से किस लड़की को जाना जाता है? हरियाणा की किस लड़की को जो है गोल्डन गर्ल नाम से जाना जाता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना भाई, इसका आंसर आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे आप क्वेश्चन फाइंड आउट करके आंसर करेंगे ना, तो यकीन मानिएगा ये चीज़ें जो है आपकी लॉन्ग टाइम तक जो है प्रिपेयर हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा, ये दर्जा आएगा भाई, दर्जा दिया गया? पंजाबी भाषा को, ये याद रखना भाई, कई बार पूछा भी जा चुका है। पंजाबी भाषा को जो है हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा 2010 में दिया गया था। या तो आपसे लैंग्वेज पूछ लेगा या आपसे ईयर पूछ लेगा, दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं तो 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो कौन सी थी? पगड़ी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, भारत की हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती थी, ठीक है। ये कब आई थी? 1968 में आई थी, ठीक है, 1968 में आई थी। और चंद्रावल हरियाणा की सबसे चंद्रावल सफल फिल्म थी हरियाणा की, ठीक है। कब आई थी? 1984 में आई थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, कोई नहीं, ये देख लेना, ठीक है। धरती फिल्म कब आई थी? 1968 में आई थी। हरफूल सिंह जाट जुलानी फिल्म 1974 में आई। बहुरानी 1982 में आई। चंद्रावल 1984 में आई। पगड़ी फिल्म 2016 में आई। लाडो फिल्म 2000 में आई, ठीक है। ये सारे ईयर आपको याद रखना है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। नीचे ऑफिशियल आंसर भी जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का थर्ड पार्ट था, जो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे लिए लाइक कर देना, और भाई सभी बच्चों के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे जो है इस फ्री बैच का लाभ उठा सके। मैं ये नहीं कहता भाई सिर्फ मेरी ही वीडियो देखो, सभी की वीडियो देखो, ज्ञान आपको मिलना चाहिए, कहीं से मिले। बस मैं ये कहता हूँ सभी की देखने के बाद जब आपके पास आधा घंटा बचे ना, 30 मिनट बचे, 30 मिनट ये वीडियो देख लेना। डेफिनेटली इसका जो डिफरेंस है आपको कुछ दिनों के बाद ही जो है देखने को मिल जाएगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। ये हमारे सोशल आइकन है, तो यहाँ से भी भाई हमारे साथ जो है जुड़ जाना। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पीडीएफ में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सारी पीडीएफ एक तो फ्री बैच की आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। और साथ में जो है वहाँ पर हम क्विज भी स्टार्ट करने वाले, सब कुछ जो है आपको जानकारी इस टेलीग्राम पर मिलने वाली है। पूरा जो कंप्लीट फ्री बैच है वो आपको हमारे यूट्यूब पर मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वाले शाम के सेशन में। और ये वीडियो हमारी रोज़ शाम को 7 बजे आ जाती है भाई, ठीक है। रोज़ शाम 7 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।